हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया? यस सर, बढ़िया। क्लासेस कैसी जा रही हैं? बहुत बढ़िया जा रही हैं सर। आनंद आ रहा है पढ़ाई करने में? हाँ सर, बिल्कुल आनंद आ रहा है पढ़ाई करने के अंदर। तो चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस सर, बिल्कुल। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सर हम आज हम अपना चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली चैप्टर बड़ा इजी सा चैप्टर है, बट हमारे अटैम्प्ट के लिए दैट इज जून 2020 या इसके बाद वाले अटैम्प्ट के लिए थोड़ी सी रेलिवेंसी इस चैप्टर की ज़्यादा रह जाती है। सर क्यों? आमतौर पर इस चैप्टर में से करीबन 5 से 6 नंबर का या 7 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। अच्छा सर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहता है। एक बार कंसेप्ट हाथ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से डील कर पाओगे। क्लियर है? यस सर। बट इस बार रेलिवेंसी ज़्यादा क्यों है? रेलिवेंसी इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2019 ने, फाइनेंस एक्ट 2019 ने इस चैप्टर के अंदर एक अमेंडमेंट करी है। अच्छा सर, तो उस अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये वाला ये जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? यस सर। तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के अंदर बेसिकली कौन सी इनकम हमारी टैक्सेबल होती है? यहाँ पर जो हमारी इनकम टैक्सेबल होती है, यहाँ पर हमारी इनकम टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो हमारी इनकम टैक्सेबल होती है वो होती है हमारी बेसिकली रेंटल इनकम। क्लियर है? यानी भाड़े की इनकम, रेंटल इनकम जो मेरे को आती है वो मेरी इनकम टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक की कहानी की बात करता है? अपने से सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 27 तक की कहानी पूरी की पूरी यहाँ पर आएगी। सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 27 तक की कहानी अपन यहाँ पर डील करेंगे। क्लियर है? यस सर। 22 सबसे पहले 22 को देखते हैं। 22 चार्जिंग सेक्शन। सर चार्जिंग सेक्शन होता क्या है? बेसिकली चार्जिंग सेक्शन अपने को ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम, या अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल होती हैं जो चार्जिंग सेक्शन में लिखी हुई हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी कोई इनकम किसी एक पर्टिकुलर हेड में जाएगी। जैसे आप लोगों ने पीजीबीपी पढ़ चुके? हाँ सर बिल्कुल, पीजीबीपी पढ़ चुके। पीजीबीपी के अंदर एक बात बोली हुई है। क्या बात बोली हुई है? कि अगर सेक्शन 28 के अंदर लिखी गई सारी बातें अगर फुलफिल होती है, या सेक्शन नंबर 28 की चार्जेबिलिटी अगर पूरी होती है, तभी चैप्टर पीजीबीपी हेड के अंदर कोई आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। ऐसे ही सेक्शन नंबर 15 अपना चार्जिंग सेक्शन किसका बताता है? सैलरी हेड का। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 अपना किसका बताता है? कैपिटल गेन का। और सेक्शन नंबर 56 अपना किसका बताता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का। क्लियर है? यस सर। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 22 से रिलेटेड कर रहे हैं। 22 अपने को चार्जिंग सेक्शन बता रहा है किस चीज का? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कोई भी इनकम अगर आएगी तो उसको कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा? देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 22 अपने को क्या कर रहा है? चार्जेबिलिटी चार्जिंग सेक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। हाँ सर, क्या बात कर रहा है? असेसी। पहली कंडीशन असेसी, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम उसकी इनकम असेस करने वाले हैं। कहां पर इनकम असेस करने वाले हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जिसकी अपन इनकम असेस करने वाले हैं। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी है। यानी सर अगर असेसी उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होगा और उसको भाड़े की कोई इनकम होती है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक घर ले लिया। अच्छा सर, जो मेरा घर है वो 4 मंजिल का घर है, 4 फ्लोर्स हैं उसके घर के अंदर। ठीक है, एक फ्लोर के ऊपर मैं रहता हूँ। अच्छा, मेरा रेजिडेंशियल एरिया है। सेकंड फ्लोर के ऊपर मैंने अपना कमर्शियल एरिया, यानी मैंने अपना ऑफिस वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी जो 2 फ्लोर है ना, वो 2 फ्लोर आगे मैंने फर्दर भाड़े पर चढ़ा दिए, फर्दर रेंट पर दे दिए। दिस इज नथिंग बट अ सबलेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। यस सर। क्या सबलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? नहीं सर, सबलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगी। सर वो कहां पर जाएगी? वो हमारी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। धीरे धीरे डिटेल में करेंगे, सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। क्लियर है? यस सर। तो असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का असेसी का ओनर होना जरूरी है। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर इसकी रेलिवेंसी क्या है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 यानी प्रीवियस ईयर 19-20 की इनकम मेरे को रेंटल इनकम आई। मैंने 5 अप्रैल 2020 को अपनी वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी। सर रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी प्रीवियस ईयर 19-20 की जो रिटर्न जाएगी वो 30 सितंबर या 31 जुलाई 2020 या फिर 30 सितंबर 2020 को जाएगी। हाँ सर बिल्कुल। तो सर मैंने 5 अप्रैल 2020 को तो अपनी
हाउस प्रॉपर्टी सेल ही कर दी, देन क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं होगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। जिस साल में आपने इनकम कमाई है उस साल के अंदर आपका ओनर होना जरूरी है। क्लियर है? यस सर। आगे देखते हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू के अंदर क्या क्या होना चाहिए? कंप्राइजिंग ऑफ, प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? बिल्डिंग, ओ माय गॉड, और लैंड अपर्टेंट देयर टू। सर यानी बिल्डिंग का होना जरूरी है। यस सर। और लैंड अपर्टेंट का मतलब क्या होता है? सर कुछ भी नहीं होता, बिल्डिंग से कनेक्टेड एरिया। यानी सर मेरा घर ना बड़े पोश इलाके के अंदर है, ठीक है, मैंने घर बना रखा है, घर के बगल में गार्डन बनाया हुआ अच्छा सा, तो सर गार्डन का भी कुछ भाड़ा आता होगा। यस सर, गार्डन का भी भाड़ा आता होगा। तो क्या वो भाड़ा भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? यस सर। मेरा फ्लैट है और मैंने फ्लैट भाड़े पर दे दिया। जब आप किसी भी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर कोई फ्लैट वगैरह खरीदते हो तो आपको एक फ्लैट मिलता है और फ्लैट के साथ साथ आपको एक कार पार्किंग का एरिया भी मिलता है। मैंने फ्लैट भाड़े पर दे दिया और कार पार्किंग का एरिया भी भाड़े पर दे दिया, तो जो कार पार्किंग के एरिया के भाड़ा मेरे को आ रहा है, उसकी रेंटल इनकम जो मेरे को आ रही है, क्या वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? यस सर। एक बार देख लेते हैं, लैंड अपर्टेंट देयर टू का मतलब क्या है? लैंड अपर्टेंट मींस कनेक्टेड विद बिल्डिंग। सर अगर कोई चीज बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होगी, लाइक गार्डन बिल्डिंग के साथ कनेक्ट है, पार्किंग एरिया बिल्डिंग के साथ कनेक्ट है, अगर इस तरह की कोई चीज बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड एरिया के अंदर कोई चीज है और उसका भी अगर आपको भाड़ा आ रहा है, देन दैट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड एज पर सेक्शन नंबर 22। इतनी बात क्लियर होती है? यस सर। चलो जी आगे देखते हैं। पहला पॉइंट अपने को क्लियर है, दूसरा पॉइंट अपने को क्लियर है। उसके बाद सर जो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मेरी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? रेजिडेंशियल होनी चाहिए, कमर्शियल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? लो मेकर्स ने बोल दिया बिल्डिंग। बिल्डिंग के कोई मतलब नहीं है कि चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, दोनों ही बिल्डिंग का अगर भाड़ा आता है आपको, एग्जाम्पल के लिए मेरा रेजिडेंशियल एरिया के अंदर फ्लैट है और मैंने फ्लैट भाड़े पर दे दिया किसी व्यक्ति को रहने के लिए, उससे जो मेरे को भाड़ा आ रहा है क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा? यस सर। कमर्शियल एरिया के अंदर मेरा एक शोरूम है, वो मैंने भाड़े पर दे दिया, क्या वो भी भाड़ा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा? यस सर। देन इन्होंने क्या बोल दिया? बिल्डिंग इंक्लूड्स, बिल्डिंग के अंदर हम शामिल करेंगे क्या? रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रीमाइसेस। सर बिल्डिंग के अंदर आपकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइसेस दोनों ही आएंगी। ये वाली बात क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अगला पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है सर। प्रॉपर्टी यानी जिस प्रॉपर्टी को भाड़े पर देने की बात हो रही है, अच्छा, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड। सर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं होनी चाहिए किसके अंदर? ओन बिजनेस या ओन प्रोफेशन के अंदर। यानी सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सेल्फ को, अपने आप को रेंट दे दूं। क्लियर है? यस सर। यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी, आप खुद अपने आप को कभी भी रेंट नहीं दे सकते। आप अगर भाड़े पर दोगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को ही भाड़े पर दोगे, उसके बिजनेस या उसके रहने के लिए भाड़े पर दोगे, उसके प्रोफेशन के लिए भाड़े पर दोगे। आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही अपने बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ना तो आप अपने आप को सेल्फ इनकम दे सकते हो। सर कैसे? एक पॉकेट से रुपए निकालकर दूसरी पॉकेट में थोड़ा ना दूंगा। आ रहा है कुछ बात समझ? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो जी आगे की बात करते हैं। पहला पॉइंट नोट नंबर 1 अपने ने कर लिया। हाँ सर, नोट नंबर 1 अपने ने कर लिया। उसके बाद सर अगला नोट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? इनकम अंडर दिस हेड। सर इस हेड की इनकम मे बी चार्ज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम एक्चुअली रिसीव्ड और नोट। सर यहां पर जो इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो इनकम है वो आपकी इनकम चार्जेबल होगी। हाँ सर बिल्कुल चार्जेबल होगी, चाहे आपको इनकम रिसीव हो चुकी हो तो भी। अगर रिसीव नहीं भी हुई, यानी रिसीव होने वाली है, इन फ्यूचर रिसीव होगी तो भी क्या इस हेड के अंदर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी? यस सर बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस हेड के अंदर आपकी इनकम टैक्सेबल रहेगी। ये वाली बात क्लियर होती है? यस सर, अपने को ये वाली बात क्लियर होती है। आई बात कुछ समझ? यस सर। अगला सर, अ लार्ज स्टेडियम और एन ओपन एयर स्विमिंग पूल वुड बी बिल्डिंग। सर हुआ क्या? बीसीसीआई को ना अपना आईपीएल का मैच करवाना था, ठीक है सर। आईपीएल का जो मैच होगा वो तो एक स्टेडियम के अंदर होगा। यस सर बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्टेडियम के अंदर होगा। बट
सर जो स्टेडियम के अंदर मैच होगा, क्या बीसीसीआई के खुद के स्टेडियम्स होते हैं या कोई और अथॉरिटी इन स्टेडियम्स को होल्ड करके रखती है? और कोई अथॉरिटी सर होल्ड करके रखती है, मतलब बीसीसीआई के पास हो सकता है अपने स्टेडियम हो, बट ये भी हो सकता है कि बीसीसीआई के पास खुद के स्टेडियम ना हो, किसी एक दूसरे पर्सन से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से या दूसरी कंपनी से स्टेडियम्स को भाड़े पर लेती हो। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो मुद्दा आया, क्या सर स्टेडियम को भाड़े पर देंगे तो क्या वो वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी? निश्चित तौर पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जाएगी। पहले डिस्प्यूट था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को सोल्व आउट किया है। उन्होंने क्या कहा, लार्ज स्टेडियम, अगर कोई बड़ा स्टेडियम है या ओपन एयर स्विमिंग पूल है, वो भी आपका बिल्डिंग ही माना जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। लॉजिकल भी यार, बिल्डिंग मानना भी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि भाई स्टेडियम के अंदर क्या खाली स्टेडियम होता है या बैठने का एरिया भी होता है? सर बैठने का एरिया भी होता है, कमेंटेटर्स के बैठने का भी एरिया होता है, और जो मैच दर्शक देखने के लिए आते हैं, ऑडियंस जो मैच देखने के लिए आती है, उनका बैठने का भी एरिया होता है। हाँ सर। क्या वहाँ पर पार्किंग एरिया भी अलॉट होता है? यस सर, पार्किंग एरिया भी अलॉट होता है। क्या जो टीम्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए क्या रूम्स भी सेपरेटली अटैच्ड होते हैं उस स्टेडियम के साथ? यस सर बिल्कुल होते हैं। चलिए आगे, इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी हेड एंड नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। यानी सर यहाँ पर ना प्रैक्टिकली लॉ मेकर्स ने होटल्स वालों को पकड़ लिया। होटल्स वालों को क्या पकड़ लिया कि आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, और आपने ये पता होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ना अपने को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% की, सेक्शन नंबर 24 के अंदर। यस सर। मुद्दा आया, क्या मुद्दा आया कि सर अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी होटल का, अगर ताज होटल वाले भैया का, ताज होटल वाली कंपनी का अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकम अर्न होती है, सर कौन सी इनकम अर्न होती है? रेंटल इनकम अर्न होती है। कौन सी? वो रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या अपने गेस्ट को रूम प्रोवाइड करवाते हैं? यस सर बिल्कुल, अपने गेस्ट को रूम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये वाली जो इनकम है इनकी पीजीबीपी हेड के अंदर आनी चाहिए या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आनी चाहिए? सर निश्चित तौर पर ये वाली इनकम इनकी आनी चाहिए कहां पर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ये वाली इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर कोई इनकम आपकी रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लेटिंग आउट करते हो, विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी, उसको अपन टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी हेड के अंदर, नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। ये वाली बात क्लियर होती है? यस सर, अपने को ये वाली बात अपने को क्लियर होती है। चलो जी अगला पॉइंट देखते हैं, सब लेटिंग ऑफ हाउस इस टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये वाला पार्ट तो आपको समझा ही दिया। सर सबलेटिंग का मतलब आप ओनर नहीं हो, आपने एक चीज भाड़े पर ले रखी है, उसको फर्दर भाड़े पर चढ़ा दिया। आपने एक चीज रेंट पर ले रखी है, उसको फर्दर रेंट पर चढ़ा दिया, इज नथिंग बट अ सबलेटिंग। क्लियर है जी? अच्छा जी, सब लेटिंग ऑफ हाउस इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड के अंदर वो टैक्सेबल होगा। अगला पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखने से पहले अपन इसको थोड़ा सा केस स्टडी के हिसाब से समझते हैं। सर हुआ क्या? हमने कहा क्या कि सर मैंने ना एक काम किया कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मैंने लॉकडाउन के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अच्छा सर बधाई हो। हाँ जी बिल्कुल बधाई हो सर, लॉकडाउन के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। बिल्कुल। तो अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो होगी या सेल एग्रीमेंट जो होगा उसका वो रजिस्टर्ड तो होगा नहीं। सर क्यों? क्योंकि सेल एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड होता है वो कोर्ट के अंदर होता है, और कोर्ट ने अपना जो भी काम करते थे उस काम को बहुत कम कर दिया ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। क्लियर है? यस सर। देन अब हुआ क्या? हमने कहा क्या कि सर उस घर का पोजेशन तो मेरे पास आ जाएगा। यस सर, बट उस घर की या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन किसके नाम है? रजिस्टर्ड ओनर कौन है? दैट पर्सन जिसके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जिसके नाम से घर, बट उसका पोजेशन किसके पास है? मेरे पास। लॉजिकली उस घर का आज की डेट में मालिक कौन है? सर आप ही मालिक हो। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल में पेमेंट कर चुके हो। तो क्या मैं पेमेंट कर चुका, नाम किसी दूसरे बंदे की है, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, क्या इन बिटवीन अगर मेरे को कोई भी इनकम आती है वो इनकम मेरे हैंड में टैक्सेबल होगी या सामने वाले व्यक्ति के हाथ में? सर निश्चित तौर पर आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। क्लियर है? एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर पोजेशन इज ट्रांसफर, सर पोजेशन ट्रांसफर कर दिया टू बायर, बायर को, एंड बायर हैज पेड, बायर ने पे कर चुका या प्रोमिस टू पे कर देगा सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन बायर पे कर चुका या प्रोमिस कर चुका कि भाई मैं दे दूंगा, और इस बंदे ने पोजेशन ट्रांसफर कर चुका है। अच्छा, अंडर एन एग्रीमेंट टू सेल,
सर एक सेल का एग्रीमेंट तैयार करा और उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने क्या कहा, हम क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। ऑल्दो प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन बायर्स नेम, चाहे प्रॉपर्टी बायर के नाम पर रजिस्टर्ड ना हो, बायर शैल बी ट्रीटेड एज ओनर, बायर को ही हम ओनर मानेंगे। ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपने को ये वाली बात क्लियर है। तो अभी तक अपने ने क्या पढ़ा, फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। अपन सेक्शन नंबर 22 पढ़कर आए हैं। 22 क्या कह रहा था, असेसी का ओनर होना जरूरी है। वो बिल्डिंग प्रॉपर्टी होगी क्या, बिल्डिंग या लैंड अपर्टेंट टू, बिल्डिंग के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग दोनों ही आएंगी। प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द ओन बिजनेस और प्रोफेशन, अपने बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर यूज नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद लैंड अपर्टेंट मीन्स का मतलब अपने ने देख लिया था, बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड एरिया को अपन कहते हैं, एग्जांपल के लिए पार्किंग स्लॉट या गार्डन। इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर दिस हेड मे बी चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, चाहे आपको इनकम मिल चुकी हो या मिलने वाली हो, दोनों केसेस के अंदर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। इन शॉर्ट ये बंदा यह बात कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम ना कैश सिस्टम नहीं चलाएंगे, मतलब अगर आपको मिल गई है तो भी टैक्सेबल, अगर आपको नहीं भी मिली है, मिलने वाली है, जैसे मार्च के महीने का भाड़ा मेरे को मिलता है एग्जाम्पल के लिए अप्रैल में, तो क्या मेरे को मार्च वाला जो भाड़ा अप्रैल में मिलने वाला है वो टैक्सेबल कब होगा, क्या मार्च में ही टैक्सेबल होगा? यस सर, इतना पार्ट क्लियर होता है। हाँ जी। उसके बाद कोई लार्ज स्टेडियम या ओपन एयर स्विमिंग पूल है, क्या वो भी बिल्डिंग माना जाएगा? हाँ, अगर आपका बिजनेस मेन ही बिजनेस लेटिंग आउट का है तो आपकी कौन सी इनकम मानी जाएगी, पीजीबीपी हेड की इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड की आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। सब लेटिंग अगर आप हाउस को कर देते हो देन आईएफओएस टैक्सेबल, आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगा। और लास्ट पॉइंट अपने ने पढ़ा, लास्ट पॉइंट के अंदर अपने ने क्या पढ़ा, अगर बिल्डिंग आपके पास आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं भी हुई बट पोजेशन अगर बिल्डिंग की आपको मिल चुकी है तो भी क्या टैक्सेबल होगी आपके हैंड्स में? यस सर, आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। तो एक बार वीडियो को पॉज करके जितना भी टॉपिक हमने लिखा है वो सारा का सारा टॉपिक व्हाइट बोर्ड के ऊपर जितना भी काम लिखा हुआ है फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, फिर हम आगे की बातें करते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए स्टूडेंट्स करें स्टार्ट। यस सर करिए स्टार्ट, बिल्कुल। तो हम पढ़ क्या रहे थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 22 अपन देख रहे थे। अब अपन देखते हैं, हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को। सर क्या कर रहे हैं, सर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति की कोई ऐसी इनकम जनरेट हो, हाउस प्रॉपर्टी हेड की ही कोई इनकम ऐसी जनरेट हो जो आउटसाइड इंडिया उसकी कोई प्रॉपर्टी सिचुएट करती हो। एग्जाम्पल के लिए मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे पास लंदन के अंदर एक घर है। अच्छा सर बधाई हो। हाँ जी बिल्कुल। तो सर जो लंदन के अंदर आपके पास घर है, क्या वो घर भी मेरे को मैं भाड़े पर दे सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल, आप भाड़े पर दे सकते हो। तो क्या जो बाहर मेरे पास कोई आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उससे जो मुझको इनकम अर्न होगी तो क्या वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी? हमने कहा देखना पड़ेगा कि आप पर्सन कौन से हो। मैंने कहा मतलब क्योंकि आपने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में देखा हुआ है इंडिविजुअल जो होता है या एक व्यक्ति काफ़ी तरह से बटा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होता है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होता है, नॉन रेजिडेंट भी होता है। तो अपने ने वहां पर देखा हुआ है क्या कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, दोबारा अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है देन उसकी ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। मतलब वो कहीं पर भी इंडिया इनकम कमाए, चाहे इंडिया में कमाए या आउटसाइड इंडिया कमाए, कहीं पर भी अगर वो व्यक्ति इनकम कमाएगा तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। हाँ, बट अपने ने नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है कि सर अगर उस व्यक्ति को इंडिया में कोई इनकम होती है या कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है तभी टैक्सेबल होगा। क्लियर है? एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। सर जी बताओ क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा जी, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी ऐसी इनकम आपको जनरेट होती है, कोई हाउस प्रॉपर्टी आपकी आउटसाइड इंडिया है, हाँ सर, देन आपकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? हमने कहा देखते हैं सर कैसे आएगी हमारी टैक्सेबिलिटी। अगर अगर असेसी है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, देन आपको पता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तो ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। हाँ सर, अपने को पता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। तो देखते हैं अगर हमारा जो असेसी है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है देन टैक्सेबल इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल होगी वेदर, चाहे प्रॉपर्टी इज इन
इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में हो या आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो, आपकी इनकम हमेशा ही टैक्सेबल होगी, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में हो या बाहर हो। आपको रेंट हिंदुस्तान में मिल रहा हो, इंडिया में मिल रहा हो या आउटसाइड इंडिया भी अगर आपको रेंट मिल रहा होगा तो भी आपकी प्रॉपर्टी इनकम क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगी। यस सर, क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जो असेसी हैं रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमारे जो असेसी हैं NOR या फिर नॉन रेजिडेंट भी तो हो सकते हैं। हाँ जी। देन उनकी आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी टैक्सेबल तभी होगी, टैक्सेबल इन इंडिया ओनली इफ, केवल और केवल तभी, व्हेन रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, अगर रेंट आपको इंडिया में रिसीव हो जाता है, अगर रेंट आपको इंडिया में रिसीव हो जाता है तभी आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, अदरवाइज आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इतनी बात क्लियर होती है? हाँ सर, निश्चित तौर पर अपने को इतनी बात क्लियर होती है। अब मुद्दा आया, हमने कहा क्या कि सर मुझको ना बाहर कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास, हाँ जी, और मेरे को बाहर रेंट मिल गया और मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर, तो सर क्या वो इनकम मेरी इंडिया में टैक्सेबल होगी? हाँ, अपने ने अभी देखा है, क्लियर? हाँ जी। मुद्दा आया क्या सर मेरा लंदन में फ्लैट है या लंदन में मेरा घर है, तो मुझको जो रेंट मिलेगा क्या इंडियन करेंसी में मिलेगा या फॉरेन करेंसी में मिलेगा? मैंने कहा भैया निश्चित तौर पर फॉरेन करेंसी में अपने को रेंट मिलने वाला है। हाँ जी। मुद्दा आया सर, क्या मुद्दा आया कि अब एक समस्या हो गई, क्या मुझको जो इनकम टैक्स देना है वो इंडियन करेंसी में देना है या फॉरेन करेंसी में देना है? सर आपको जो इंडिया में इनकम टैक्स देना है वो आपको देना है कौन सी करेंसी में? इंडियन करेंसी में। बट मेरे पास वहाँ से निकल कर के आई है फॉरेन करेंसी, पौंड आए हैं मेरे पास यहाँ पे, बट मेरे को देना टैक्स किस चीज़ के अंदर है? इंडियन करेंसी में। तो अब कन्फ्यूजन दिख रही है? यस सर, यानी क्या मुझको फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा जी। दूसरी चीज़, एक जब ये वाली समस्या आ गई कि फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, तो अब यहाँ पर एक और दिक्कत आ गई। क्या सर? सर फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाएंगे तो भाव कौन सा ले? भाव कौन सा ले मतलब किस एक्सचेंज रेट के ऊपर कन्वर्ट करें? सर एक्सचेंज रेट क्या एक ही तो एक्सचेंज रेट होता है? नहीं जी, दो एक्सचेंज रेट होते हैं, एक होता है बाइंग का रेट, होता है सेलिंग का रेट। देन अपने को कौन से रेट के ऊपर कन्वर्ट करवाना है? अच्छा सर, एक दिक्कत हुई। और दूसरी दिक्कत, सर किस दिन का एक्सचेंज रेट लें? सर मतलब भाई क्योंकि अपने को पता है फॉरेन करेंसी जो होती है फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी आज कुछ भाव है, कल हो सकता है भाव बढ़ जाए, कल हो सकता है भाव गिर भी जाए, तो अपने को कौन से दिन का भाव लेना है? आया कुछ समझ? यस सर, आ रहा है समझ, तो प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। देन नीचे अपने को पहला दिखा हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है। इनकम रिसीव इन फॉरेन करेंसी, अगर आपको कोई इनकम फॉरेन करेंसी में रिसीव हो रही है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज। सर उसको अपने को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ये वाली बात तो पक्की है। क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि हमको इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन रुपी के अंदर टैक्स देना है, ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, देन अब कन्वर्ट करवाना है तो कन्वर्जन के अंदर दो चीजें चाहिएगी, भाव कौन सा लें, बाइंग का लें या सेलिंग का लें, दूसरा किस दिन का भाव लें। देखते हैं, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी इन टीटी बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। सर ये वाला भाव कौन सा होता है? ये वाला भाव सिंपल सा होता है, जब कोई बैंक आपके पास करेंसी आ गई, आप सीधा ये तो यानी मोदी जी के पास जाओगे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओगे, आप सिंपल क्या करोगे, अपने बैंक के पास जाओगे, जो भी आपका बैंक है, HDFC, ICICI, PNB, वट कोई भी आपका बैंक है, आप उस बैंक के पास जाओगे और उस बैंक को कहोगे कि मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट के अंदर क्या है, पाउंड्स है या फॉरेन करेंसी है, आप इस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर दो इंडियन करेंसी में। क्या ऐसा ही होगा? हाँ जी ऐसा ही होगा। देन वो बैंक आपसे क्या, बैंक का फॉरेन करेंसी को सेल करने का भाव अलग होता है, परचेज करने का भाव अलग होता है। बैंक क्या आपसे फॉरेन करेंसी परचेज कर रहा है? यस सर। देन कौन सा रेट लेना है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, बाइंग रेट के ऊपर कन्वर्जन होगी, ये याद रख लेना, बाइंग रेट के ऊपर कन्वर्जन होगी। अपने को क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन रेयर है कि आए, बट कई बार आ भी जाता है, अगर इस तरह का अपने को क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल क्वेश्चन में गिवन होगा टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। देन हमारे को जो अपनी कैलकुलेशन करनी है
वो कौन से भाव पर करनी है, बाइंग रेट के ऊपर। क्लियर है। ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, सर कौन सा बाइंग रेट देखना है, लास्ट डे वाला, जिस दिन प्रीवियस ईयर का एंड होगा, यानी 31 मार्च का जो भी बाइंग रेट होगा, क्या मुझको टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट होगा उसी के ऊपर अपना कन्वर्जन करना पड़ेगा। यस सर, उसी के ऊपर अपने फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतना पार्ट क्लियर होता है। हाँ सर बिल्कुल इतना पार्ट क्लियर होता है। फटाफट से एक बार देख ले क्या कहा था, हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, ROR हो पूरा का पूरा टैक्सेबल, RNOR या फिर नॉन रेजिडेंट हो तभी टैक्सेबल होगा जब इंडिया में रिसीव हुई हो। यस सर। मुद्दा आया अगर फॉरेन करेंसी बाहर मिली है तो इंडिया में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इंडियन करेंसी के अंदर। यस सर। कौन सा भाव लेंगे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, और कौन से दिन का लेंगे, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ तक की बात क्लियर है। यस सर। आगे चलें। हाँ जी सर, मुद्दा आया कि ये फॉरेन करेंसी को अर्न करने के लिए क्या मुझको कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह भी फॉरेन कंट्री को पे करने पड़ सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट को पे करने पड़ सकते हैं। हाँ, एनी म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपने कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे करे हैं, वो म्यूनिसिपल टैक्सेस भी क्या आपको अलाउ होंगे। यस सर, बिल्कुल आपको अलाउ रहेंगे। ये वाली बात भी क्लियर होती है। हाँ सर, ये वाली बात भी अपने को क्लियर होती है। इतना पार्ट क्लियर है। हाँ, अब अपन देखते हैं, हमने एक नई चीज देखनी है, दैट इज कंपोजिट रेंट। सर ये रेंट क्या होता है, कंपोजिट रेंट, नाम तो सुना हुआ है। कंपोजिट रेंट होता क्या है, रेंट फॉर अ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर, रेंट फॉर अ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज, एग्जांपल लिफ्ट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। हुआ क्या, मेरे पास फ्लैट था एक, अच्छा सर फ्लैट था, तो सर मेरा फ्लैट जो था मुंबई के अंदर मेरे पास फ्लैट था, और जो मेरा फ्लैट था 7th फ्लोर के ऊपर मेरा फ्लैट था। अच्छा जी सर, जो 7th फ्लोर के ऊपर अपना फ्लैट था, उस फ्लैट को मैंने भाड़े पर दे दिया। अच्छा, तो उस फ्लैट को जो भाड़े पर दिया, तो उस फ्लैट के साथ साथ क्या मैं लिफ्ट की सर्विसेज भी दे रहा हूँ। यस सर, लिफ्ट भी लगी हुई है फ्लैट्स के वहाँ पर, बिल्डिंग के अंदर। हाँ, तो क्या जो भाड़ा ले रहा हूँ, क्या मैं फ्लैट का ले रहा हूँ, या लिफ्ट और सिक्योरिटी का भी एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, क्या उनका भी ले रहा हूँ। हाँ सर बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर उनका भी भाड़ा ले रहे हो। आ रहा है कुछ समझ। हाँ जी, देन उसके कंपोजिट रेंट की कैलकुलेशन करवा रहे हैं। क्या कह रहा है, अगर आपका कंपोजिट रेंट सेपरेबल है, सेपरेबल का मतलब अगर आपको पता है कि बिल्डिंग के नाम के आप इतने रुपए ले रहे हो, अपने फ्लैट के भाड़े के नाम के इतने रुपए ले रहे हो, लिफ्ट या सिक्योरिटी के नाम के इतने रुपए ले रहे हो, क्लियर कट मेंशन है कि भैया लिफ्ट या अदर सर्विसेज के नाम के हम इतने रुपए ले रहे हैं, और भाड़े के नाम के, फ्लैट के नाम के हम आपसे इतने रुपए ले रहे हैं। टोटल 10,000 रुपए या टोटल 50,000 रुपए का भाड़ा है, 40,000 रुपए का भाड़ा आपका फ्लैट का है, और 10,000 रुपए का भाड़ा आपका सिक्योरिटी या लिफ्ट सर्विसेज के नाम का है। अगर इस तरह से पूरा का पूरा हमारा एग्रीमेंट सेपरेबल है, हम सेपरेट कर सकते हैं, देन जो बिल्डिंग का भाड़ा होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, और जो अदर एसेट मतलब लिफ्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, अदर सर्विसेज का भाड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना फर्नीचर भाड़े पर भी दे रखा है, फर्नीचर भी दे सकता हूँ। यस सर, फर्नीचर भी दे सकते हो। अगर मैंने फर्नीचर भाड़े पर दे रखा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल कहाँ पर होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर या पीजीबीपी हेड के अंदर। दोबारा समझते हैं, मैंने अपना फर्निश्ड फ्लैट भाड़े पर दे दिया। क्लियर है। यस सर, अभी थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। मैंने अपना फर्निश्ड फ्लैट भाड़े पर दे दिया। सर जो फर्निश्ड फ्लैट आपने भाड़े पर दिया है, उसके अंदर आप दो चीजों के भाड़े ले रहे हो। पहला भाड़ा आप ले रहे हो फ्लैट का, दूसरा भाड़ा आप ले रहे हो फर्नीचर्स का। अच्छा जी, मुद्दा आया, क्या अगर आप सेपरेट कर पा रहे हो बिल्डिंग का भाड़ा कितना है और फर्नीचर का भाड़ा कितना है, तो जो बिल्डिंग का भाड़ा है दैट शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। बट अगर आपका जो फर्नीचर का भाड़ा है वो टैक्सेबल आपका कहां पर होगा, वो आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर पीजीबीपी हेड के अंदर। बिल्डिंग का भाड़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर, एसी वगैरह का जो भी आपका भाड़ा होगा, जो भी आपको रेंट मिलेगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड या पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। सर कब पीजीबीपी, कब आईएफओएस? अगर आपका मेन बिजनेस है भाड़े पर देना, पीजीबीपी। अगर आपका मेन बिजनेस भाड़े पर देना नहीं है, आईएफओएस। क्लियर है? यस सर, इतना पार्ट क्लियर है। हाँ, बट सर इनसेपरेबल है, मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा। मेरे को नहीं पता कि मैंने रेंट, बिल्डिंग का रेंट कितना लिया है, फर्नीचर या अदर सिक्योरिटीज या अदर सर्विसेज का भाड़ा कितना लिया है, अदर एसेट्स का भाड़ा कितना लिया है, मेरे को नहीं पता कि इनसेपरेटेबल, मैं सेपरेट कर ही नहीं पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो एंटायर इनकम, जो पूरा का पूरा भाड़ा मिला है, पूरा का पूरा रेंट मिला है, शैल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी हेड या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। ये वाली बात क्लियर होती है? यस सर। तो हम
अभी क्या पढ़ के आए, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। एग्जांपल के लिए लिफ्ट, सिक्योरिटी, फर्नीचर एक्सेट्रा। क्लियर है। अगर आपका जो रेंट है वो सेपरेबल है, बिल्डिंग का रेंट shall be taxable under income from house property, other assets का rent shall be taxable under income from other sources और PGBP, बट इनसेपरेबल है, आप नहीं सेपरेट कर पा रहे। एंटायर रेंट shall be taxable under income from other sources और इनकम और PGBP हेड। क्लियर है? यस सर, इतना पार्ट क्लियर है। हाँ जी, तो आज की क्लास के अंदर अपने ने क्या पढ़ा? आज की क्लास के अंदर हमने सेक्शन नंबर 22 से रिलेटेड बातें करी, और सेक्शन नंबर 22 अपने को क्या बता रहा था? चार्जिंग सेक्शन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अपने को चार्जिंग सेक्शन बता रहा था। अच्छा सर ये चैप्टर अपने को क्या बता रहा था? सिंपल सी बात, आपकी रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी। पहली कंडीशन दे दी, असेसी का ओनर होना जरूरी है। क्लियर है? यस सर। अगली चीज इन्होंने जो अपने को बताई, बिल्डिंग कमर्शियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है। यस सर। अगली चीज, जो आप बिल्डिंग यूज कर रहे हो वो आप अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करोगे, ये वाली बात भी क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद एक और पॉइंट बोला था इसने अपने को क्या पॉइंट बोला था? बिल्डिंग और लैंड अपरेंटेड देयर टू, मतलब कि बिल्डिंग के साथ जो अटैच्ड लैंड है, मतलब कोई भी गार्डन है, कोई भी पार्किंग एरिया है, वो सारा का सारा अगर उसका भी अगर आपको कोई भाड़ा मिलता है, दैट शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतना बात क्लियर है? हाँ जी। फिर अपने ने देख लिया था क्या, स्टेडियम जो है, बड़ा स्टेडियम हो गया या ओपन एयर स्विमिंग पूल हो गया, ये भी बिल्डिंग के अंदर आता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर आता है। आप अगर सब लेटिंग कर देते हो अपनी किसी प्रॉपर्टी को, सब लेटिंग कर देते हो हाउस प्रॉपर्टी को, देन दैट शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एड। फिर अपने ने देखा था, अगर आपने पैसे दे दिए या आपने कमिटमेंट कर लिया, आपने प्रोमिस कर लिया कि मैं इन फ्यूचर आपको पैसे दे दूंगा और आपको एक वो मिल गया, क्या मिल गया? पोजेशन मिल गया है प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग का आपको पोजेशन मिल गया है, देन दैट अमाउंट इज, तो आप ही माने जाओगे कि आप ओनर हो, चाहे आपके नाम पर सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ना भी हुआ हो। फिर अपने ने देखा, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, अगर आप ROR हो, टैक्सेबल होगा इंडिया में, RNOR या फिर नॉन रेजिडेंट हो तभी टैक्सेबल होगा जब इंडिया में रिसीव हो जाएगी। बाकी सारी बातें आपको क्लियर है? यस सर। तो आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास यहाँ पर ही ओवर करते हैं। जितना भी हमने किया है एक बार प्लीज़ अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा, और धीरे धीरे हम अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते चलेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर हमको अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ। क्लियर है? चलिए तो अभी मैं वीडियो को पॉज करके फटाफट से जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है फटाफट से आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। ओके।